हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो आपको हमने सिखाया था ना प्रेशर का, कि कैसे गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है। मॉलिक्यूल वॉल से टकराएगा, उसके मोमेंटम में चेंज होगा। जितना मोमेंटम में चेंज मॉलिक्यूल का होगा उतने वॉल में भी होगा। और वॉल के मोमेंटम में चेंज हुआ, मान लिया मॉलिक्यूल का मोमेंटम डिक्रीज़ हुआ, तो जितना ये डिक्रीज़ होगा उतना वो इंक्रीज़ होगा। तो इसके मोमेंटम में चेंज हुआ वॉल के, तो इससे फोर्स लगेगा, क्योंकि सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। और फोर्स लगेगा तो प्रेशर बनेगा। उसके बेस पर हम डेरिवेशन कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ गैस, है ना। ये एक क्यूबिकल हमने कंटेनर ले लिया जिसकी साइड L है, और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है ना डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे होंगे। तो एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लो जो एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, उसकी स्पीड मैंने ले ली Vx1। ये वॉल 1 से टकराया और वापस आ गया उसी स्पीड से, समझे ना। तो जब ये वापस आएगा तो आपको मालूम है इसके मोमेंटम में चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो आप नोटिस करो, यहाँ लिखा मैंने कंसीडर अ क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड L, वॉल्यूम L क्यूब हो गया, एरिया ऑफ ईच सरफेस L स्क्वायर हो गया, गैस इज फिल्ड इन द कंटेनर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N हो गए, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल M हो गया। अगर इसकी V वेलोसिटी मान लें एक मॉलिक्यूल की, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, है ना, क्योंकि ये पाइथागोरस से ही कर रहा हूँ मैं। 3 कंपोनेंट तो ऐसे लिखेंगे। नाउ कंसीडर अ मॉलिक्यूल, देखो लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ, विद स्पीड Vx1 इन x डायरेक्शन। इसका लीनियर मोमेंटम Pi इनिशियल हुआ mVx1, इट कोलाइड्स विद वॉल 1 एंड रिटर्न बैक विद सेम स्पीड, दैट इज फाइनल मोमेंटम कितना होगा, mVx1 ही होगा जितना ये था, लेकिन माइनस में हो जाएगा जो कि डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल की वैल्यू रखी, इनिशियल की रखी, ये आ जा रही है, डन। तो अब मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना होगा, ये माइनस में ना मॉलिक्यूल के लिए, ये मॉलिक्यूल के लिए, तो वॉल के लिए प्लस में हो जाएगा। अब डेल्टा टी अगर टाइम लग रहा है मोमेंटम को चेंज होने में, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, वॉल पे क्यों करे हो, क्योंकि ये मोमेंटम में चेंज वॉल के हो रहा है ना। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी हो गया, टाइम ही हो जाएगा 12 अपॉन Vx1। कैसे हो जाएगा देखो, आप चेक करो। मॉलिक्यूल से टकराने के बाद ऐसे जाएगा, एल डिस्टेंस मूव करेगा, फिर वापस आएगा, और फिर कॉलिजन होगा, फिर मोमेंटम में चेंज होगा। तो मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसने डिस्टेंस मूव किया L प्लस L 12 अपॉन स्पीड यानी Vx1, वही मैंने लिखा देखो यहाँ, टोटल डिस्टेंस 12 अपॉन Vx1। ये Vx ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, m Vx स्क्वायर पर L। ये एक मॉलिक्यूल ने जो दीवार पर फोर्स लगाया, वॉल पर जो फोर्स लगाया, इससे कितना प्रेशर बना होगा, F1 अपॉन ए। F1 तो ये रहा ए की जगह L स्क्वायर, ये L क्यूब हो गया, ये आ जा रहा है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय अ मॉलिक्यूल। अब बस फ्लो में आ जाओ आप, कि सिमिलरली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल कितना होगा, बस इसमें ये Vx2 Vx3 करते चले जाओ, टोटल प्रेशर सबका सम, ये लिखा मैंने वैल्यू सारी, इसमें अब अपॉन L क्यूब कॉमन निकाल लो, ये बचा। यहाँ ना मैंने n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये वैल्यू एवरेज ले सकूँ मैं, और ये एवरेज ना स्क्वायर का है, तो इसको लिखूंगा Vx स्क्वायर बार, है ना। इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स में। और एल क्यूब की जगह मैंने वी लिखा ही नहीं, वॉल्यूम, तो शुरू में बताया था ना वी इज इक्वल टू एल क्यूब है। अब ये एम एन अपॉन वी आ गया। अब अगर मैं वी स्क्वायर बार को मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल लूँ, क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में हुई ना, ये तो एक्स डायरेक्शन में, वाई में, जेड में भी होगी, तो वी स्क्वायर बार लें तो उसका फार्मूला ये बनेगा। बट ये भी तुम्हें मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, यानी एवरेज स्पीड इन ऑल डायरेक्शन जो होगी सेम होगी। वी एक्स स्क्वायर बार, वी वाई स्क्वायर बार, वी जेड स्क्वायर बार इक्वल होंगे। इसको पुट किया मैंने 2 में यहाँ, यानी वाई और जेड की जगह एक्स रख दिया। आगे ये 3 Vx स्क्वायर होगा, तो Vx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर हो जाना। और ये वैल्यू Vx स्क्वायर की मैं यहाँ प्लेस करूँगा, ये आ गया 1/3 वी स्क्वायर बार। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 mn अपॉन वी स्क्वायर बार, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ गैस, और ये मीन स्क्वायर, ये बन गया प्रेशर का फार्मूला। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं। जो आपको मेन काम करना वो यहाँ तक करना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मॉलिक्यूल कितना है, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली हो जाना है, नहीं। अब इसके बाद देखो, कभी कभी इस फॉर्मूले को वो आगे भी बढ़ाते हैं। अगर उन्होंने कहा कि भाई प्रेशर का फार्मूला डेरिवेशन करो, तो आपने काम पूरा कर दिया। कभी कभी वो आगे भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे 1/3 mn अपॉन वी है,
अब m एक मॉलिक्यूल का मास है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये आ जाएगा टोटल मास, ये लिख दिया मैंने, m आ गया। अब m अपॉन o को मैं v को रो लिख सकता हूँ डेंसिटी, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 तो इसके साथ लगाओ, हाफ रो वी स्क्वायर, ये फार्मूला बना हाफ एम वी स्क्वायर जैसा, बस एम की जगह रो आ गया। तो इसका मतलब मैं इसको एनर्जी कह सकता हूँ, है ना। और ये एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर को मैं वॉल्यूम से डिवाइड करूँगा तो आएगा ना हाफ रो वी स्क्वायर, और वॉल्यूम से डिवाइड करने का मतलब मेरा क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये पूरी गैस की एनर्जी नहीं है, ये यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी है। तो इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इज 2/3 ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वो ऐसे कह देंगे शो दैट, तो आपको डेरिवेशन वहाँ तक रुकना नहीं है, उसके बाद ये भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, ये जो ये वाला सेक्शन है कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब इसी से हम बना रहे हैं फॉर्मूला फॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए, ये तो यूनिट वॉल्यूम पे ना पूरी के लिए। तो ये कहते हैं कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, इसका मोलर मास m हो जाएगा, प्रेशर हमें मालूम है 1/3 mn अपॉन वी स्क्वायर बार होगा, है ना। mn को ये लिख दिया, पता ही आपको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 तो यहाँ लग गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है इसमें m जो है ना, तो ये मास ऑफ गैस है। तो इसका मतलब जो ई बार, इसको मैं लिख रहा हूँ दोबारा, सिंबल ई बार ही रहेगा, ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, पूरी गैस की, ठीक है। और ई बार का फार्मूला बन गया, इसको उधर ले जाऊंगा 3/2 पी वी, बट पी वी इजिकल टू कितना है, ये आर टी होता है, तो पी वी की जगह जब आर टी रखेंगे हम तो 3/2 आर टी, इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और म्यू मोल्स के लिए म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझे ना। और इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ई बार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी यानी टेम्परेचर है। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और म्यू की जगह एन अपॉन एन लिख देंगे, एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। और आर अपॉन एन को हम लिख सकते हैं के, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो एन के टी, ठीक है। अब ये जो एन के टी बना, ये एन मॉलिक्यूल्स के लिए, अगर मैं कहता हूँ 5 मॉलिक्यूल की करंट निकालो, 10 की निकालो, यहाँ रख दो, और अगर मैं इसकी जगह 1 ले लूँ तो ये 3/2 के टी हो जाएगा, ये भी ई बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है। तो देखो पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी कह दो या एक मॉलिक्यूल की कह दो, वो डिपेंड किस पर कर रही है, टेम्परेचर पर, है ना। तो यहाँ से एक नई बात आई, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। क्या मतलब है कि दैट हायर बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मीन्स हायर बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड वाइस वर्सा, यानी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। दूसरी बात एक और आती है, जैसे गैस की एनर्जी इतनी है, मॉलिक्यूल की इतनी है, अब ये कह रहे हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज हैं, इनके एक एक मोल लो आप, तीनों का टेम्परेचर 27 रखो, तो बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। तो आंसर होगा सब तीनों की एनर्जी बराबर आएगी, कारण है टेम्परेचर सेम कर दिया आपने, मोल सेम कर दिए। किसके मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा आएगी, आप कहोगे वो भी बराबर होगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है, बाकी तो कांस्टेंट है। तो क्या लिख रहे हैं कि इसका ई बार फॉर अ गैस और अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, यानी इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गैसेज आर कंसीडर्ड एट सेम टेम्परेचर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज एज वेल एज मॉलिक्यूल, है ना, विल बी सेम। समझ रहे हो कि अगर हम डिफरेंट गैसेज कंसीडर करें तो सेम टेम्परेचर पर, तो जितनी एक गैस की एनर्जी होगी दूसरी गैस की एनर्जी भी उतनी ही हो जाएगी, ठीक है जी। इन पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे इसमें लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज 2 × 10⁸ जूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड एट व्हाट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी बी डबल एंड फाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 627 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट केस में देखो ये ई बार है, इसको E1 लिखा मैंने, T1 ये है, E2 डबल किया, T2 निकालना है, हमें मालूम है E प्रोपोर्शनल टू T है, E1 अपॉन E2 करके, है ना, ये वैल्यू निकाल के T निकाल दी। सेकेंड केस में क्या, E1 मालूम है, T1 मालूम है, T2 मालूम है कि 627 पर कितनी एनर्जी होगी, E2 निकालना है, फार्मूला रखकर इस बार E2 निकाल दिया। यानी टेम्परेचर कहेंगे तो टेम्परेचर निकल जाएगा, और अगर वो एनर्जी कहेंगे तो एनर्जी निकल जाएगी। दोनों में से जो भी बात आपसे कहेंगे वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्रीड? यहाँ तक कई बार इसी में एक टर्म आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। रूट मीन का मतलब क्या होता है, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इसको नाम करते हैं RMS, है ना। यानी क्या करेंगे आप, वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, उसका मीन लेंगे, मीन लेके उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो RMS बनेगी, ठीक। इसका फार्मूला बनेगा, फिर इसका फार्मूला बनेगा क्या, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, उसका मोलर मास कितना हो गया, m हो गया,
प्रेशर ये बना, इसकी जगह m लिख दिया, है ना। वी स्क्वायर बार का फार्मूला बनाऊंगा 3PV/m आ जाएगा, बन गया आंसर। बस इसे 1 में पुट करूंगा, 1 में ये इक्वेशन है, यहाँ वैल्यू रखूंगा 3PV/√, आ गया VRMS। और PV की जगह RT करेंगे तो 3RT/m आ जाएगा। अब अगर मैं इसी को दोबारा देखूं 3PV/m, ठीक है ना, तो V/m को मैं लिख सकूंगा 1/ρ, क्योंकि m/v ρ होगा तो V/m 1/ρ, तो ये इसका तीसरा फार्मूला बन गया। ओके।